नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हम मोशन इन प्लेन जो चैप्टर 4 है हमारा फिजिक्स का, वो पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में वेक्टर और स्केलर्स के बारे में समझाया था। क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हमारे पास स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा डायरेक्शंस आ गई है ना, तो डायरेक्शंस के ऊपर ही ये चैप्टर था, इसीलिए हमने इस जो चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी वो सिर्फ डायरेक्शंस के ऊपर करी थी, क्योंकि ये डायरेक्शन से भरा हुआ चैप्टर है। तो अब हम अपनी जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। अब हम मोशन इन प्लेन का आगे के चैप्टर्स में टॉपिक क्या क्या आएंगे वो पढ़ते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि हमने टॉपिक्स कवर क्या क्या करने हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर समझने के बाद हम डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट समझने के बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन के बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो मोशन इन प्लेन की इक्वेशंस होती हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद इस चैप्टर की एंडिंग करेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 8 टॉपिक्स हैं इसी से हम क्या है ये जो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं हूं केडी, आप देख रहे हैं एडिक्शन ऑफ स्टडी। तो दोस्तों, हम अपना जो सबसे पहला टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को हम अभी ऊपर रख लेते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर मैंने वैसे आपको इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी समझाया है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूं पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। वो वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल को पोजीशन से एक्सप्लेन करे। ठीक है, हम इसको ग्राफिकली समझते हैं कि कैसे पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वाई एक्सिस ले ली है, ये मैंने ये एक्स एक्सिस ले ली है। ये किसी भी एक पार्टिकल की हमने एक ट्रेजेक्ट्री अज्यूम कर ली है। ठीक है, तो इस ट्रेजेक्ट्री पे मैंने किसी भी एक टाइम इंटरवल टी एक टाइम इंटरवल पर कोई एक पॉइंट अज्यूम कर लिया जो पी पॉइंट हमारा हो गया है। इस पी पॉइंट को हम सिंपल सा क्या करेंगे, ओरिजिन के साथ मैच कर देंगे। और ये जो एक एरो है जो एक वेक्टर बन गया है, तो इसको हमने आर वेक्टर नाम रख लिया है। तो ये क्या कर रहा है, ये पी पॉइंट की पोजीशन ही तो बता रहा है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया गाइस। अब हम क्या करते हैं, ये जो पी है ना, पी पॉइंट जो हमने लिया है, इसके सबसे पहले हम एक वाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही होगी। अब क्या है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस पर कहीं पर टच करेगी। तो एक्स एक्सिस पर जहां टच कर रही है हमने उसको एक्स ले लिया, कोई भी एक जनरल पॉइंट एक्स पॉइंट ले लिया। सिमिलरली एक हमने क्या किया, इसी पॉइंट के एक्स एक्सिस के पैरेलल में भी एक लाइन बना ली। अब जो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन बनाई है वो कहीं वाई एक्सिस पर टच करेगी, तो वो वहां जहां टच कर रही है उसको हमने वाई ले लिया है। ठीक है गाइस, तो अब क्या है, हम आर वेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं या हमारी कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेयर आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इन एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इन वाई एक्सिस। ओके, हमने पढ़ा था ना, जो हमारा आई कैप है वो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप है वो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है। तो हमारा जनरली क्या आ गया है, पोजीशन वेक्टर में आर वेक्टर जो हमने लिया है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, जो इसकी कंपोनेंट फॉर्म है। ठीक है गाइस, पोजीशन वेक्टर में सिर्फ इतना सही समझना। असल में क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा हमें ये चैप्टर। क्यों? क्योंकि हमने थर्ड चैप्टर में ऑलरेडी ये सब कुछ समझा हुआ है, पोजीशन के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, वेलोसिटी, जो भी आगे जो हमारे टॉपिक्स आएंगे वो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहां पर हमने स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में पढ़े थे, यहाँ पर हम प्लेन में उसको कैसे स्टडी करते हैं सिर्फ वो पढ़ेंगे। तो डेफिनेशंस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है वो हमारा जो मेन जो हमारा मोटिव है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो अब पोजीशन वेक्टर तो हमने समझ लिया है। अब पोजीशन वेक्टर की हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है गाइस, तो पहले क्या है, ये सब कुछ जो है पहले खत्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अब हम ऊपर ले जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी पोजीशन वेक्टर के साथ ना बहुत इजीली समझा जा सकता है। अब हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की अगर डेफिनेशन क्या होती है, तो चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आपको बताना है कि किसी पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट किया है अपनी इनिशियल पोजीशन से, तो ऑब्वियसली उसको अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं ही खड़ा रहूंगा तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, अपनी पोजीशन से लास्ट पोजीशन से अब यहाँ आ गया हूँ, तो ये जो मेरा पोजीशन का चेंज हुआ है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं।
और एक चीज और है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ होता है, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन टाइप हो गया है, लेकिन हमें क्या है समझना है वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके लिए भी ग्राफिकल मेथड सबसे बेस्ट होगा दोस्तों। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम क्या करते हैं, ये y एक्सिस ले ली है, ये सिंपल x एक्सिस ले ली है। अब यहाँ पर भी वो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री ले ली, और यहाँ पर क्या किया हमने, दो किसी भी इंस्टेंट पे मान लिया कोई भी पार्टिकल, जैसे हमने p पार्टिकल लिया था ना, तो अब क्या किया हमने उसकी किसी t टाइम पे हमने उसकी पोजीशन ले ली p, ठीक है। अब थोड़े टाइम बाद यानी t डैश टाइम पर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, वो हमने ले ली p डैश, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट के पहले हम इसको पहले की तरह p पॉइंट को ओरिजिन के साथ मैच करते हैं, तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर आ जाता है जो इसको एक्सप्लेन करता है p पॉइंट को, वो आ गया है r वेक्टर। और इसके हमारे कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, r वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है। तो और जो दूसरा हमने p डैश लिया है, उसके लिए हमने जो कंपोनेंट्स एज्यूम करे हैं वो x डैश ले लिया है हमने x डायरेक्शन में, और y डैश ले लिया है हमने y डायरेक्शन में। तो हमारे p डैश जो पॉइंट है उसका हमने जो वेक्टर बनाया है उसका हमने नाम रख लिया है r डैश वेक्टर। तो r डैश वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमने। डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी आपको बताया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उसका है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों पार्टिकल के बीच की अगर हम लाइन जो मीट कर दें, तो हमारे पास ये जो आ गया है इसको हम डेल्टा आर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये डेल्टा आर हम निकालना है, हमारा यही मोटिव है जो हमने लास्ट जो हमारी जो वीडियो थी स्केलर और वेक्टर्स के बारे में मैंने आपको समझाया था, उसमें वेक्टर्स की मैथमेटिक्स ही तो समझाई थी, तो उसके हिसाब से हम डेल्टा आर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आर निकालने के लिए क्या करना है हमने, आर डैश माइनस आर वेक्टर, ठीक है। और आर डैश की वैल्यू क्या है, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप, ये एक ब्रैकेट में लिख लिया, और माइनस जो हमारी आर डैश और जो हमारी आर की वैल्यू है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ओके, तो दोस्तों अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डैश आई कैप माइनस एक्स आई कैप, एक ये हो गया हमारे पास, प्लस में y डैश j कैप माइनस y j कैप। अब क्या कर सकते हैं, x डैश माइनस x क्या हो जाएगा, उसको हमने डेल्टा x ले लिया, और y डैश माइनस y क्या हो गया, डेल्टा y हो गया। डेल्टा हम चेंज के लिए यूज करते हैं, मैंने आपको लास्ट की जो हमारी पिछली जो वीडियोस हैं उसमें भी हमें बताया था कि जो ये डेल्टा होता है हम चेंज के लिए यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या है, अब जो हमारे पास डेल्टा आर आ गया है वो आ जाएगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो अब ये जो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप है, ये भी तो एक कंपोनेंट फॉर्म है ना, तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में मैं पहले भी बहुत कुछ समझा चुका हूँ थर्ड चैप्टर में, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन टाइप समझा देता हूँ। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज़ इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरी चीज़ अगर इसकी डेफिनेशन बोलें तो वो होगी वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेक, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ना, इसी के साथ हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट का यूज हो रहा है। अभी हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, और जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई थी हमारे पास वो आया था डेल्टा आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा आर है, बाय में टोटल टाइम जो है वो डेल्टा टी है। डेल्टा आर की वैल्यू रख देंगे जो हमारी अभी निकली थी, वो क्या आ गई, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बाय में डेल्टा टी। अब क्या करते हैं, डेल्टा एक्स बाय में डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय में डेल्टा टी जे कैप आ गया। डेल्टा एक्स बाय में डेल्टा टी क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इसका नाम हमने वी एक्स रख लिया। और डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा टी क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इन जे डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इसमें भी क्या नया दिख रहा है, कुछ भी नहीं, ये भी तो कंपोनेंट फॉर्म ही तो है वेलोसिटी के। यही चीज तो मैं दोस्तों आपको मैं इसमें मेनली अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि मोशन इन प्लेन में कुछ खास नया नहीं है।
वो सिर्फ आपको कंपोनेंट्स फॉर्म में बताता है कि आपका जो मोशन इन प्लेन है अगर आप उसको तोड़ते हैं तो वो लास्ट में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी आई है मोशन इन प्लेन में जो है किसी भी एक पार्टिकल की, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन। तो यही तो इसमें जो सबसे अच्छी चीज है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी हो गई। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डेल्टा आर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डेल्टा आर की होगी। दूसरी चीज, ये तो एवरेज वेलोसिटी होगी। अब हमने क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो किसी एक इंस्टेंट पे चाहिए होती है। एक इंस्टेंट यानी किसी भी एक, जैसे आपने बोल दिया ना कि जब कोई बाइक चल रही थी तो चलने के बाद 5वें सेकंड पर उसकी क्या स्पीड थी, 7वें सेकंड पर क्या स्पीड थी, 10वें सेकंड पर क्या स्पीड थी। या आप जब आप कार चला रहे होते हैं या कोई आपके पेरेंट्स में कोई या कोई भी फ्रेंड गाड़ी चला रहा होता है तो आप देखते हैं ना, तो कि मीटर पे उसको गाड़ी दिख रही है कि इतनी स्पीड पे चल रही है, तो वो असल में जो मीटर है उस गाड़ी की इंस्टेंट स्पीड बताता है कि जिस टाइम पर आप उसको देख रहे हैं तो उस इंस्टेंट पर गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। ठीक है, क्या वेलोसिटी है उसकी। असल में क्या है, ह्यूमन नेचर है ना, तो स्पीड निकलता है बार बार, तो वो वेलोसिटी होता है असल में दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज, अब इंस्टेंट वेलोसिटी हम निकालते कैसे हैं। अब किसी एक इंस्टेंट पे बात हो रही है ना दोस्तों, तो इंस्टेंट पे बात हो रही है तो यानी हमें एक पॉइंट पे बात करनी है। अब एक पॉइंट पे बात करेंगे तो चेंज कैसे बताएंगे, किसी एक पॉइंट पे हम चेंज थोड़ी बता सकते हैं, हमें 2 पॉइंट बताने पड़ते हैं चेंज के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने जो P और P डैश लिए थे ना, अब मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे मान लीजिए y एक्सिस है, ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये हमने कोई एक ट्रेजेक्ट्री एज्यूम कर ली है, इसमें p और p डैश ले लिए। अब यहाँ पर तो आपको डिफरेंस दिख रहा है अच्छा खासा, तो डेल्टा r भी दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम डेल्टा r बाय में डेल्टा t में t टेंड्स टू 0 कर दें, मतलब कि t जरा सा बड़ा है 0 से, बस ये लगा लो कि इतना छोटा है t कि वो 0 से जो अगला नंबर आता है ना वही है वो t। ठीक है, ओके, अब इसको वैसे आपको समझाऊं तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों पॉइंट्स को P और P डैश पॉइंट को पास पास ला रहे हैं, तो डेल्टा R छोटा होता हुआ आपको दिख रहा होगा। अब हमने क्या किया, इसको इतना पास ले आए हैं हम कि बस ये मिलने ही वाले हैं, इतना पास ले आए बस ये मिलने ही वाले हैं। तो अब क्या है, जब ये मिलने वाले उस पॉइंट पे ले आएंगे ना, तो वो जो छोटा सा डेल्टा R होगा ना, उस छोटे से डेल्टा R को हम बोलते हैं dr। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर बाय में डेल्टा टी एंड डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी डी आर बाय में डी टी में। ठीक है दोस्तों, तो यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी आर बाय में डी टी, और आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो डी बाय में डी टी, और आर की वैल्यू रखने पे आ जाएगा वो होगा डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। तो अब हम इसको अलग अलग लिख लेंगे तो वो आ जाएगा dx बाय में dt i कैप प्लस dy बाय में dt j कैप। ठीक है, तो अब क्या है, ये आपका आगे आ जाएगा v इज इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप। अब यहाँ पर क्या है, आपको एवरेज वाला जो बार है वो नहीं दिख रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की आपको कंपोनेंट फॉर्म दिख रही है दोस्तों। चलो ठीक है, ये तो कंपोनेंट फॉर्म हो गई। अब इसमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे हम आर वेक्टर, जो हमारी वेलोसिटी है उसका। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, जो कि मैंने आपको वेक्टर्स में जब मैं आपको समझा रहा था ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अंडर रूट में हम क्या करते हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उसके ऐसी वैल्यू में ऐसे फॉर्मूले में रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल्स टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर रूट में जो हमारे पास आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारी हो गई मैग्नीट्यूड बताने का। अगर हमें इसमें डायरेक्शन बतानी है तो वो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू vy बाय में vx, तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स vy बाय में vx। जब आप इसका न्यूमेरिकल करेंगे ना तो तब आपको समझ में आएगा कि ये असल में फॉर्मूले जो है इसकी वैल्यू निकालनी बहुत आसान हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में बताया कि एवरेज वेलोसिटी के बारे में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, जैसा कि हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था ना कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डेल्टा आर की तरफ होती है। सिमिलरली जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो किसी कर्व पे आप टेंजेंट बना दोगे ना, जैसे आपको इंस्टेंट पे क्या है, किसी पॉइंट पर भी तो आप वेलोसिटी निकालते हो ना, तो वो पॉइंट पे जब आप टेंजेंट बनाते हो तो जो भी वो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी का टॉपिक हम यहाँ पर खत्म करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा टॉपिक आ जाता है एक्सेलरेशन के बारे में। जी हाँ, तो एक्सेलरेशन क्या है,
उसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ, लेकिन एक्सेलरेशन असल में डेफिनेशन से ज़्यादा फील करें तो ज़्यादा समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई भी एक पार्टिकल है, आप खुद को एक पार्टिकल या एक स्टोन के रूप में मान लीजिए, एज्यूम करिए, और अब आप क्या करिए, आप मान लीजिए वो जो स्टोन है जिसको आपने एज्यूम करा है वो धरती की तरफ गिर रहा है आसमान से। तो अब क्या है, वो जैसे गिर रहा है ना, तो धीरे धीरे उसकी कुछ वेलोसिटी तेज होती जाएगी, मतलब वो तेज होता जाएगा जैसे जैसे वो करीब आता रहेगा, हर सेकंड वो बढ़ता रहेगा। तो जो उसका स्पीड का बढ़ना है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव में। तो अब क्या है, वो जो स्पीड का बढ़ना है वही एक्सेलरेशन होता है गाइस। जी हाँ, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं और जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो क्या होता है, वो अर्थ की वजह से जो उस पार्टिकल पर फोर्स लग रही है ना, तो उसकी वजह से, वो पार्टिकल पर फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन उसका वो हो रहा है, वो उस चीज को फील कर सकते हैं, तो वो होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन को हम ऐसे पढ़ते हैं। तो अब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी का हमने क्या पढ़ा था अभी, हाँ, तो उसको हमने डेल्टा वी से शो कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए ए के ऊपर बार लगा दिए, जो आ गया डेल्टा वी बाय में डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा वी की वैल्यू अब हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिख दी, तो क्या आ जाएगा, वी डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन में डेल्टा टी। अब डेल्टा वी बाय में डेल्टा टी, जो आई कैप वाले अलग और जे कैप वाले अलग कर लिए, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बार इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब ये भी कंपोनेंट फॉर्म में ही तो है। तो यानी एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ प्लेन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द पार्टिकल इन देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस। मीन आपका कोई पार्टिकल अगर प्लेन में चल रहा है तो उसकी एक्स एक्सिस पर क्या एक्सेलरेशन आ गई वो निकाल ली, और वाई एक्सिस पर क्या एक्सेलरेशन आ गई वो निकाल ली, और उसका हमने वेक्टर एडिशन कर दिया। तो हम एक्सेलरेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब क्या करना है, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा वी बाय में डेल्टा टी का क्या करेंगे, हम t टेंड्स टू 0 कर देंगे, जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में करा था। तो हमारे पास क्या आ गया, dv बाय में dt, और हमने वेलोसिटी की वैल्यू जब रखी vx i कैप प्लस vy j कैप, वो वैल्यूज रखी, तो हमारे पास क्या आ गया, फाइनल जो आंसर आता है वो आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन यानी ax i कैप प्लस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन ay j कैप। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। तो हम इसकी डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अब क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होगी वो चेंज इन वेलोसिटी को बताती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ मैं दोस्तों, कि जैसा हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हम सब कुछ पढ़ रहे थे ना, तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही जो उसकी उन दोनों की डायरेक्शन होती है। लेकिन यहाँ पर मोशन इन प्लेन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी 0 डिग्री से 180 डिग्री में, किसी मतलब कि जो जनरली 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच बीच में ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे समझा जाता है मोशन इन प्लेन में, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो इसके साथ ही कनेक्टेड है कि अगर हमने जो एक्सेलरेशन है वो अगर हमने कांस्टेंट ले लिया हो तो मोशन इन प्लेन की इक्वेशंस क्या आएंगी, यानी मोशन इन प्लेन की इक्वेशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन डराइव करने के लिए बहुत इजीली हम एक्सेलरेशन से ही स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, हमने फाइनल वेलोसिटी मान ली कि वो v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गई, फाइनल माइनस इनिशियल यानी v माइनस u, और इनिशियल टाइम हम अगर 0 मान लेते हैं और फाइनल टाइम अगर हम t मान लेते हैं तो हमारा चेंज इन टाइम क्या आ जाएगा, t माइनस 0 यानी a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाय में t। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब ये जो आपको दिख रहा है इसमें v जो है वेक्टर v है, a वेक्टर है, t स्केलर है और u भी इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर सिर्फ x डायरेक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt और vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। तो यानी हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन के जो पढ़ रहे हैं उसको हमने सिंप्लीफाई करके x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कैसे पढ़ा जाता है वो भी हमने देख लिया।
ठीक है। तो हमारी दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को डराइव करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का सहारा लेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास पार्टिकल है, अगर मान लीजिए वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है और फाइनल वेलोसिटी v है और टोटल जो उसने टाइम लिया है वो t टाइम लिया है, तो अगर उस पार्टिकल की इनिशियल मान लीजिए वो पार्टिकल p पॉइंट पर था और फाइनल जो था वो p डैश पे चला गया, तो इनिशियली अगर उसको r वेक्टर से हम डिनोट कर रहे थे उसकी पोजीशन को और फाइनल r डैश वेक्टर से कर रहे थे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, r डैश माइनस r अपॉन में टाइम टेकन t। तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसकी टोटल क्या हुई, u प्लस v अपॉन में 2। हाँ, यही तो एवरेज वेलोसिटी होगी ना उसकी। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r डैश माइनस r इज इक्वल्स टू u प्लस v बाय में 2 इंटू में t। अब यहाँ पर v की वैल्यू रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, v की वैल्यू जब हमने ऊपर से ले ली वो क्या थी, u प्लस at, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस at बाय में 2 इंटू में t। ठीक है, तो हमारे पास इसको अब फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r डैश माइनस r इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही तो है सेकेंड इक्वेशन मोशन। अब यहाँ पर इसको भी सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम r डैश तो जनरली प्लेन के लिए लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम उसको x डायरेक्शन में देखेंगे तो वो आ जाएगा x डैश माइनस x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, और y में आ जाएगा y डैश माइनस y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। तो मतलब बार बार यही चीज हमें चैप्टर बता रहा है कि जो आपने स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ा है ना वही सेम आएगा, बस इसमें क्या होगा कि मोशन इन प्लेन को जब हम फर्दरली डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लास्ट में कंपोनेंट फॉर्म में आ जाता है कि स्ट्रेट लाइन मोशन बन जाता है, या आप अगर इसको वाइसा वर्सा बोलेंगे तो मोशन इन प्लेन जो है वो बहुत सारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है दोस्तों वो है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी को समझना बहुत ज्यादा एग्जांपल्स के साथ आसान हो जाता है। एग्जांपल्स लेते हैं इसके जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो एग्जांपल्स क्या है कि आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हो और आपका फ्रेंड जो है वो किसी दूसरी ट्रेन में, सामने वाली ट्रेन में बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए आपकी ट्रेन स्टॉप है लेकिन आपके फ्रेंड की ट्रेन मूव करने लग गई है धीरे धीरे, तो आपको कैसा लगेगा कि आपकी ट्रेन मूव करने लगी है लेकिन फ्रेंड वहीं खड़ा रह गया आपका। ठीक है, या फिर इसका कोई दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि आप किसी कार में बैठे हुए हो और कार में आप क्या देखते हो कि जो जितने भी ट्रीज हैं आपके फटाफट पीछे जा रहे होते हैं, फटाफट पीछे जा रहे होते हैं। आपको ऐसा थोड़ी लगता है कि आपकी कार आगे चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि ट्रीज पीछे जा रहे हैं। तो ये भी एक रिलेटिव वेलोसिटी का ही कंसेप्ट है दोस्तों। तो रिलेटिव वेलोसिटी में होता क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी में आपको किसी भी दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली वो तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो वो क्या आ जाएगा, उसको लिखा जाता है जैसे VAB और इसको पढ़ा जाता है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल्स टू VA वेक्टर minus VB vector, where VA vector is the velocity of A particle and VB vector is the velocity of B particle। फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, बिल्कुल हाँ। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या आ जाता है, वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में था, ये मोशन इन प्लेन के बारे में, बस यही चीज है। और इसमें क्या है, वेक्टर एडिशन लॉ और सब्ट्रैक्शन लॉ यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी हमारा इजीली इसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं बस वेक्टर और स्केलर समझने के बारे में। तो ये था रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में दोस्तों। तो आज जो वीडियो है मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, क्योंकि इससे जो आगे के जो दो टॉपिक्स है ना दोस्तों, जो हमारे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो बहुत ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए है, क्योंकि उन दोनों टॉपिक्स को मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाना चाहूँगा, क्योंकि वो दोनों टॉपिक्स इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं उन दोनों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना आप ही का काम है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो डिटेल्स हैं आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं हूं केडी, आप देख रहे हैं एडिक्शन ऑफ स्टडी।